डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ओम प्रकाश दास और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबर पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत की दुनिया में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर। जेईई मेंस और नीट यूजी परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उठाए जा रहे हैं सभी एहतियाती कदम। परीक्षा केंद्रों की संख्या में की गई है वृद्धि। 85% छात्र कर चुके हैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड। बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम आज पहुंचेगी असम। जम्मू के राजौरी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के 33 जिलों में बारिश का कहर जारी। बिहार में बाढ़ से मिली थोड़ी राहत। गंगा नदी के जलस्तर में आई कमी। देश के 6 केंद्र शासित प्रदेशों में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू। महज 30 सेकंड के अंदर ही बनेगा हेल्थ आईडी। डीडी न्यूज से खास बातचीत में आयुष्मान भारत के सीईओ ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में आएगी क्रांतिकारी बदलाव। देश में कोरोना के खिलाफ जंग हर गुजरते दिन के साथ हो रही है मजबूत। कोविड-19 नमूनों की जांच की संख्या बढ़कर 10 लाख तक पहुंची। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 63,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। भारत में रिकवरी दर बढ़कर हुई 76.30%। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की सरगर्मियां तेज। चुनाव के लिए रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन जारी। परंपरा से हटकर बतौर विदेश मंत्री पोम्पियो के संबोधन का है कार्यक्रम। ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों ने की 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। सहयोग बढ़ाने के लिए चीन करेगा ब्रिक्स नवाचार मंच की स्थापना। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन बने 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में रचा इतिहास। इंग्लैंड ने 1-0 से जीती सीरीज। सबसे पहले बात नीट और जेईई मेन परीक्षाओं की। और नीट यूजी और जेईई मेन परीक्षाओं को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच नेशनल टेस्टिंग और नीट यूजी और जेईई मेन परीक्षाओं की बात करें तो जो चर्चाएं हो रही हैं उसके बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक जरूरी नोटिस जारी कर दिया है। और ये नोटिस इंजीनियरिंग और मेडिकल यूजी प्रवेश परीक्षाएं, जेईई मेंस 2020 और नीट 2020 के संबंध में है। एनटीए की नोटिस में कहा गया है कि जेईई मेंस और नीट यूजी परीक्षाएं जो पहले जुलाई में होने वाली थी, उन्हें विद्यार्थियों के अनुरोध पर सितंबर के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों का ध्यान रखते हुए ये परीक्षाएं तय तिथियों में ही ली जाएंगी। यानी जेईई मेंस का आयोजन 1 सितंबर से 6 सितंबर 2020 तक किया जाएगा, जबकि नीट यूजी 13 सितंबर 2020 को होगा। एनटीए ने इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई बातों का भी हवाला दिया है और लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी और जेईई मेन 2020 स्थगित करने की अपील का कोई वैध कारण समझ नहीं आता। इस नोटिस में एनटीए ने कहा कि जेईई मेन के एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। नीट 2020 के एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। इसकी जानकारी एनटीए और नीट की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्र और अभिभावक भी यही चाहते हैं कि छात्रों का साल खराब न हो और उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा है। वहीं अब तक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों में से 85% अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर चुके हैं।
जेईई नीट की परीक्षाओं को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है, लेकिन छात्र चिंतित हैं। बहुत अभिभावकों के और छात्रों के लगातार हम पर दबाव रहा, साहब आप नीट की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं, आप जेईई की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं। अभिभावक इतना परेशान थे कि बच्चा कब तक पढ़ता रहेगा, क्या होगा आखिर, ये इसका तो कोई समय जो है होना चाहिए। हम लोग जब परिस्थितियाँ थी तो एक बार थोड़ा सा पीछे किया, फिर दूसरी बार पीछे किया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ थी, लोग तैयार भी नहीं थे। आज ही एनटी के जो डीजी ने मुझे सूचना दी, मुझे बहुत खुशी है कि जेईई के जो कुल छात्र थे वो 8.58 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, और उसमें से कल तक 7,25,000 छात्रों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर दिया। दूसरी बात कि उनके केंद्र बढ़ाए हैं उन्होंने। एक केंद्र में मुश्किल से 100 से 150 बच्चे आएंगे, दूसरे में उन केंद्रों पर भी बच्चों ने 99% बच्चों की जो प्राथमिकता थी कि मुझे ये केंद्र चाहिए, उस केंद्र को दिया गया। इस बीच केवल 450 बच्चों का अभी ये निवेदन आया कि थोड़ा सा परिस्थितियाँ हमारे अनुरूप हो जाएं तो हमारे ये केंद्र बदलकर यहाँ कर दें। एनटीए उसके लिए भी तैयार है। यानी जो ये व्यवहारिक दिक्कतों की बात कर रहे हैं छात्र की, हमारे कंटेनमेंट जोन में पड़ता है या परिवहन के साधन नहीं है, इन सब पर गौर किया जा रहा है। बिल्कुल एक एक विषय पर गौर किया जाएगा, एक एक विषय पर हम छात्र के साथ हैं, पहले उसकी सुरक्षा, उसके बाद उसकी शिक्षा। तो शिक्षा मंत्री ने ये बातें कल डीडी न्यूज से की, कल दोपहर बाद का ये इंटरव्यू, उसमें तमाम बातें रखते हुए, और ये बातें साफ तो अपने कल करा रही कि 85% छात्रों ने अपना एडमिट कार्ड अब तक डाउनलोड कर लिया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, किस तरह से निर्देशों का पालन किया जा रहा है। तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उनकी तैयारियां हैं कि परीक्षा पहले तो परीक्षा तय तारीखों पर ही होंगी, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी बात सामने नहीं आनी चाहिए, ये एनटीए ने बिल्कुल साफ कर दिया है। और वो तारीखें क्या है, आगे बढ़ते हैं तो वो तारीखें हैं कि जो जेईई मेंस की परीक्षा है उसकी हम अगले ग्राफिक्स पे चलते हैं, अगली प्लेट पे चलते हैं, उसमें तारीखों का जिक्र हम देख पाएंगे। तो जो तमाम जो कंफ्यूजन है उसको लेकर क्लियर किया है अपने कल की जो एक नोट है उसमें। और जेईई मेन की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर 2020 तक होगी। इसके अलावा अगर हम नीट यूजी परीक्षा की बात करें तो ये 13 सितंबर 2020 को होंगी। तो ये तो तारीखें हैं जिसको लेकर कोई अब कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। लेकिन अब क्या ध्यान रखा गया कि परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से बढ़ाकर 660 कर दी गई हैं जेईई मेंस 2020 की अगर हम बात करें तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा नीट यूजी 2020 परीक्षा की बात करें तो परीक्षा केंद्रों की संख्या 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दी गई हैं, यानी लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जेईई मेंस शिफ्ट की संख्या बढ़ी है, अब 12 शिफ्टों में होगी परीक्षा, और पहले हर शिफ्ट में 1.32 लाख अभ्यर्थी शामिल होते थे, अब हर शिफ्ट में सिर्फ 85,000 अभ्यर्थी होंगे, यानी यहां भी कोशिश की जितनी ज्यादा से ज्यादा दूरी हो सके। जेईई मेन 2020 में 8.58 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, वहीं नीट परीक्षा में 15.97 लाख अभ्यर्थी इस बार शामिल हो रहे हैं, और 85% अभ्यर्थियों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं। पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या क्या किया गया है? जेईई मेंस परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा, वहीं नीट यूजी परीक्षा में हर कमरे में 24 के बजाय अब केवल 12 अभ्यर्थी ही बैठेंगे, यानी संख्या आधी हो गई, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पे पूरा ध्यान रखा गया है। पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आने और जाने के रास्ते भी अलग किए गए हैं, किसी तरह से संपर्क ना हो बच्चों का एक दूसरे के साथ, तो इस तरह की कोशिशें की गई हैं। इसके अलावा और क्या बातें हैं इससे जुड़ी हुई, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वो ये है कि अब तक 85% अभ्यर्थियों ने डाउनलोड कर लिया है अपना एडमिट कार्ड। तो हम देख रहे हैं किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, जिस तरह से अभी शिक्षा मंत्री भी कह रहे थे, कल डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि जो तमाम जो मुद्दे हैं जो चिंता के कारण हैं
उस पे कदम उठाए गए हैं और ये सुनिश्चित किया गया है कि जो कोविड को लेकर जो तमाम प्रोटोकॉल हैं कैसे उसका पालन किया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता निशांत सौरभ से। निशांत, सबसे पहले तो यही कि जो भी कंफ्यूजन छात्रों के बीच में था तारीखों को लेकर, परीक्षा होगी या नहीं होगी, मुझे लगता अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जीओपी बिल्कुल, अब कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एनटीए ने साफ कर दिया है कि नियत तिथियों पर ही नीट और जेईई मेन की परीक्षा होगी। और आपने जो भी जानकारियां दी उसमें मैं कुछ ऐड करना अगर चाहूं तो जैसा कि आपने बताया कि जेईई मेन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं पहले ही, और 85% से अधिक अभ्यर्थियों ने इसे डाउनलोड भी किया है। आज की ताजा स्थिति यह है कि आज से नीट परीक्षा जो कि 13 सितंबर को आयोजित होनी है, नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड भी आज से जारी कर दिए गए हैं और छात्र अपने नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड को भी अब डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीट परीक्षा में करीब 16 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं, जबकि जो 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई मेन की परीक्षा होनी है उसमें भी 8,50,000 से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं। तो अभी की ताजा स्थिति यह है कि अब नीट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जारी कर दिए गए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो परीक्षा केंद्र है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि नीट और जेईई परीक्षा के जो फॉर्म है वो कोविड से पहले ही भरे गए थे, तो उसके बाद कई छात्र जो हैं वो एक शहर से दूसरे शहर चले गए। जैसे दिल्ली में अगर कोई छात्र तैयारी कर रहा था, उसने यहाँ परीक्षा केंद्र का ऑप्शन दिया था और बाद में वो अपने गृह राज्य बिहार या उत्तर प्रदेश चला गया, तो ऐसे में उसे विकल्प दिए गए थे कि वो अपना परीक्षा केंद्र बदल सकता है। तो 5 बार छात्रों को विकल्प दिए गए कि वो अपने परीक्षा केंद्र के शहर बदल सकते हैं। तो जेईई और नीट दोनों परीक्षाओं की अगर बात करें तो जेईई मेन के 6,60,000 से अधिक छात्रों ने इस सुविधा का लाभ उठाया और अपने परीक्षा केंद्र बदले, जबकि नीट के 95,000 से अधिक छात्रों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। तो एनटीए ने, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने काफी सहूलियत दी छात्रों को ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वो जहां चाहते हैं परीक्षा देना वो वहीं पर दे सकें। और एनटीए की ये भी कोशिश रही कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को उनकी पहली जो प्राथमिकता है, पहली वरीयता के परीक्षा केंद्र ही आवंटित किए जाए। 99% से अधिक छात्रों को पहली वरीयता के परीक्षा केंद्र ही आवंटित किए गए हैं। तो छात्रों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनटीए ने सभी राज्यों के गृह सचिवों और वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को भी लिखा है कि छात्रों की सुचारू रूप से आवाजाही को सुनिश्चित किया जाए और परीक्षा केंद्रों के बाहर भी जो क्राउड मैनेजमेंट की बेटर व्यवस्था की जाए। तो ये सारी तैयारियां की गई हैं ताकि छात्र अच्छे से एग्जाम दे सकें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए, इसी मसले पे ज्यादा बातचीत करने के लिए वी राम गोपाल राव साहब हैं, डायरेक्टर हैं आईआईटी दिल्ली के। बहुत बहुत स्वागत आपका राव सर। और सबसे पहले हमें यह समझाएं कि जो तमाम गाइडलाइंस और जो जानकारी एनटीए की तरफ से हमारे पास हैं उसको लेकर आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जो आशंकाएं थी उसका पूरा समाधान ये निर्देश, दिशा निर्देश तैयारियां करती हैं। आईआईटी दिल्ली ने जेईई एडवांस्ड एग्जामिनेशन इस साल कंडक्ट करने वाला है। आईआईटी दिल्ली इज द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है जेईई एडवांस्ड एग्जामिनेशन के लिए, और जेईई एडवांस्ड एग्जाम सितंबर 27 को होगा और उसमें 2 लाख स्टूडेंट्स जो जेईई मेन से आते हैं उनके लिए सेकंड लेवल एग्जामिनेशन है। और जेईई एडवांस्ड एग्जामिनेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, एज ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट हमने भी सारा प्रिपरेशंस कर चुके हैं। यूजुअली 700 सेंटर्स होते थे पहले, अब इस साल 1400 सेंटर्स किया गया है और 99% स्टूडेंट्स के लिए उनका फर्स्ट चॉइस, हम लोग 8 चॉइसेस स्टूडेंट्स से मांग रहे हैं और 99% स्टूडेंट्स के लिए उनका फर्स्ट चॉइस ही एग्जामिनेशन सेंटर होगा और वो भी इंतजाम कर चुका है। हम अब जो भी वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करना है और वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है कोविड के लिए, उन सब के लिए आईआईटीज़ ने सब तैयारी कर चुके हैं। तो यही एडवांस में कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बाद में आता है वो एग्जाम सितंबर 27 को, तो मुझे ये नहीं लगता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल, एक जो सबसे बड़ी चिंता थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपनी बात कही कि क्या सब कुछ रोक दिया जाए, क्या जीवन को रोक दिया जाए। और एकेडमिक नजरिए से देखें तो ये बात सामने आ रही थी, क्या जीरो सेशन होना
ये सबसे बड़ी चिंता थी, या फिर और भी कुछ विकल्प जिस पे बात हो रही थी कि हम मसलन सेमेस्टर की पद्धति से हम काम करते हैं, तो ऐसे में क्या सेमेस्टर की का जो ड्यूरेशन है या फिर उसके जो शुरू होने और ख़त्म होने की समय सीमा है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके क्या इन चीज़ों को किया जा सकता था? अब ये देखिए, ये सब हम सब कंसर्न्ड है, और बहुत सारा स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम एग्जामिनेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कंसर्न नहीं है। हम इसीलिए कंसर्न्ड है कि आईआईटीज़ में ऑलरेडी एक सेमेस्टर का लॉस हो गया। अभी तक जुलाई में स्टूडेंट्स, नया बैच स्टूडेंट्स आईआईटीज़ में आते थे और उनका दिसंबर में ख़त्म होता था उनका फर्स्ट सेमेस्टर। अभी ये कोविड के कारण सितंबर में एग्ज़ाम हो रहे। स्टूडेंट्स आईआईटीज़ में एडमिशन लेंगे दिसंबर में, और वो भी ऑनलाइन में चालू हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक, अगर सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होता है तो। ऑलरेडी 6 मंथ चला गया है और डिले करेंगे। अगर एग्जाम को सितंबर से आप कब तक डिले कर सकते हैं? ये भी नहीं बोल सकते कि अक्टूबर में ठीक हो जाएगा, नवंबर में ठीक हो जाएगा, और एक तो बढ़ते ही जाएगा। और अब जो भी रिपोर्ट्स देखेंगे उन सब में इवन सम पीपल से वैक्सीनेशन आने से सारा प्रॉब्लम चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, वैक्सीनेशंस का भी रिपीटेड वैक्सीनेशंस चाहिए होता है। इनफैक्ट अभी नया स्टडीज भी बता रहे हैं कि री इन्फेक्शन भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किसी को कोविड हुआ है उनको और एक बार कोविड हो सकता है, तो बहुत सारा अनसर्टेनिटीज है। अगर एग्जामिनेशंस और डिले करेंगे तो ये तो जीरो सेमेस्टर जीरो ईयर हो जाएगा, और उसके बाद हम दो बैचेस को एक साथ रन नहीं कर सकते। आईआईटीज़ में इतना सुविधा नहीं है, इतना फैकल्टी नहीं है, इतना क्लासरूम्स नहीं है। तो हम एक एग्जाम नेक्स्ट ईयर के लिए कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। उसमें एक कंप्लीट जनरेशन ऑफ एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स के लिए उनका अननेसेसरली एकेडमिक ईयर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और सेमेस्टर का कैलेंडर भी इतना कुछ बदलाव नहीं कर, क्योंकि जो ग्रेजुएशन डेट तो सबका फिक्स रहता है। अगर आप डेट में ग्रेजुएट नहीं हो जाएंगे तो आपको बहुत सारा मौका चले जाएगा। तो आई थिंक वी हैव डिलेड इनफ ऑलरेडी, एंड एनी फर्दर डिले is only going to hurt the students. I think that is what people are not realizing. We have to go ahead with, we have to take precautions. जी राव सर, एक बात जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राव सर ये बताएं कि हम जानते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, की जाएंगी, लेकिन हम जानते हैं कि हम ऐसे वक्त में हैं जहां पे बहुत सारे जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, और निश्चित तौर पर भी हम ये नहीं कह सकते कि जो सारे जो अभ्यर्थी होंगे, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनमें एसिम्प्टोमेटिक नहीं होंगे। हम ये भी एक खतरा बना हुआ है। तो जो छात्र सेंटर पे पहुंच रहा है, परीक्षा देने के लिए पहुंचेगा, क्या आपको लगता है कि मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात होगी, इसका कितना असर होगा या हो रहा होगा, या जो एक हम कहें कि एक मेंटल हेल्थ वाली जो स्थिति है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि छात्रों से भी निश्चित तौर पे बातचीत हो रही होगी, पेरेंट्स से बातचीत हो रही होगी। ये सबके लिए डिफिकल्ट टाइम है, किसी के लिए भी इजी टाइम नहीं है। आईआईटी में भी हम देख रहे हैं बहुत सारा स्टूडेंट्स का मेंटल प्रेशर है, और जो ऑलरेडी आईआईटी में आ चुके हैं उनके लिए भी बहुत सारा प्रेशर है अभी, क्योंकि सारा चीज़ घर में बैठ के ऑनलाइन करना और एग्जामिनेशंस ऑनलाइन लेना, सारा कोर्सेस ऑनलाइन करना, क्योंकि हर एक चीज़ में एक कंपटीशन रहता है। आईआईटी में आने के बाद भी बहुत सारा कंपटीशन रहता है, और हम ये अगर नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस, अगर ऐसा नहीं कि हम 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और ना सब कुछ ठीक हो रहे हैं, सब चीज़ अभी डिसीजंस ले रहे हैं, अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम सबके लिए है। और ये टाइम पे अगर रेजिलियंस जो बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सिचुएशन को कैसे डील करते, उसके लिए वो सेल्फ डिसिप्लिन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आप खुद का अभी यू डिसाइड योर कैलेंडर नाउ। आई गेट अप इन द मॉर्निंग नाउ नोबडी एल्स डिसाइड्स माय कैलेंडर। आई नीड टू हैव द सेल्फ डिसिप्लिन टू फॉलो ए सर्टेन शेड्यूल ऑन ए डेली बेसिस। ये इसका बहुत जरूरी है, और ये कोई भी गारंटी नहीं दे सकते। अगर आप बाहर जाएंगे तो यू आर ऑन योर ओन। आई थिंक जब सेंटर्स में आएंगे, आईआईटीज़ ने सारा इंतजाम कर चुका है वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। हम इवन आइसोलेशन रूम्स भी बना चुका है। अगर किसी का कुछ सिम्टम्स है वो लोग आइसोलेशन रूम में रह के भी एग्जाम लिख सकते हैं। हम ये सब इंतजाम किया है। लेकिन अगर बसेस में सोशल डिस्टेंसिंग करना, स्ट्रीट्स पे सोशल डिस्टेंसिंग करना,
हम कितने तक वो सब कर सकते हैं, उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है। हम भी काम कर रहे हैं, हम भी बाहर जा रहे हैं, बट we take all precaution. If somebody comes to my office, I immediately wear a mask, and almost 5 times a day I use sanitizer, and at every entrance now I know we are doing temperature check, all of that. So I think we need to live with this situation. बिल्कुल, लेकिन राव सर ये बताएं कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ राज्यों में हम देख रहे हैं कि अभी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, लॉकडाउन की स्थिति है। मसलन बिहार में 6 सितंबर तक तो वहां लॉकडाउन ही है। ऐसे में हम जान रहे हैं कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पे बाढ़ की स्थिति है, और वहां से आना, और फिर जैसे मान लेते हैं कि बिहार में 38 जिले हैं, वहां 2 जिलों में ही सेंटर हैं। तो इस तरह की समस्या, व्यवहारिक समस्या तो आएगी, जिसमें आवागमन के साधन भी हैं, जिसमें ठहरने को लेकर भी है, दूसरी जगहों पे लेके कई मामलों में ये भी देखा गया है कि 150 से 200 किलोमीटर दूर सेंटर हैं। तो ऐसी स्थितियां आपको लगता है कि इससे तो गुजरना ही पड़ेगा, या जैसे राज्य सरकारों से अपील की गई है कि वो मदद करें ऐसे छात्रों की, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य सरकारें भी मदद के लिए आगे आएंगी और ये जो समस्याएं इसका हल हो पाएगा? राज्य सरकार का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज में, और ये चीज में ना 2 लोगों का डिसीजंस और उनका प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है। एक है जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एनटीए है, और एनटीए का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और एनटीए को स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब तरफ से सहयोग मिलना चाहिए। अगर एनटीए के ऊपर छोड़ देंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कोऑपरेट नहीं करेंगे, फाइनली नुकसान तो स्टूडेंट्स को ही होगा। सो आई थिंक दैट इज वे स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनटीए। और सेकंड लोगों का है मेडिकल डॉक्टर्स। अगर जो भी एसओपी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है वो सब मेडिकल डॉक्टर से आता है। सो अगर आप डिसीजन कौन लेंगे इस वाला मामले में, डिसीजन नीड्स टू बी टेकन by the people who are in the administration, who are actually responsible for conducting the exams, people who are the medical doctors who can advise that. बिल्कुल। These are the people who need to be deciding these matters. These are nothing to do with movie actors deciding, nothing to do with politicians deciding. These are all administrative decisions. Our institutions need to take a decision taking into account the ground reality. अगर ground reality में कोई एक स्टेट में अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं जा सकता है, आई थिंक दैट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर किसी को भी इसमें डिसएडवांटेज पहुंचने का दैट शुड नेवर हैपन। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनौती भरा वक्त है, और निश्चित तौर पर मंत्रालय और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राव सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पे अब नजर डालेंगे हम राष्ट्रीय खबरों पर। असम में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक 6 सदस्यीय टीम आज असम पहुंचेगी। राज्य में हुई भीषण बाढ़ के कारण करीब 57 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, और 22 मई से 20 अगस्त के बीच 113 लोगों की मौत भी हुई है। केंद्र द्वारा भेजी गई इस टीम में जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सड़क और यातायात, वित्त और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं, और ये टीम राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नदियों के बांधों समेत संपत्ति, फसलों और अन्य किस्म के नुकसान की स्थिति का आकलन करेंगी। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान ये अधिकारी राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। बाढ़ से हुए भीषण नुकसान का सामना कर रहा असम पहले ही केंद्र को बाढ़ की अंतरिम रिपोर्ट भेजकर मदद की मांग कर चुका है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता दुनिया जुड़ रही हैं। असम में बाढ़ की जो नुकसान है उसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम आज दौरा कर रही है। और दुनिया, ये सबसे पहले बताएं कि कब ये टीम पहुंचनी है और किन किन इलाकों का ये दौरा करेगी? जी बिल्कुल ओपी, आज जो 6 सदस्य के जो केंद्रीय दल आ रहे हैं, इनफैक्ट 3 मेंबर्स ऑलरेडी पहुंच गए हैं गुवाहाटी, और बाकी जो 3 मेंबर्स है वो
शाम 4 बजे तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद ही रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ आज 5:30 बजे एक बैठक है जहां पे जो फ्लड असेसमेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन होंगे और उसके बाद ही कल वो लोग फील्ड विजिट करेंगे, जैसे ऊपरी असम के जोरहाट, गोलाघाट, माजुली, लखीमपुर ऐसे जिले में जाएंगे, फ्लड इफेक्टेड जिले में, और जो लोअर असम है, निचले असम के ग्वालपारा, बंगाईगांव, बारपेटा ऐसे 3-4 जिले में जाने की बात है। और मेरे जब CEO असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ बात हुई थी तब कहा था कि जो ये 6 जन का दल है वो लोग जाके फील्ड विजिट करने के बाद 3 दिन का विजिट है, ये फील्ड विजिट करने के बाद जो फाइनल असेसमेंट होगा उसके तहत ही जो असम गवर्नमेंट का जो नुकसान हुआ है फ्लड के वजह से उसके ऊपर ये असेसमेंट के बाद ही वो कंपनसेशन जो देना है वो देंगे। और यहाँ मैं कहना चाहूँगी ओपी की इंटरिम जो रिपोर्ट है फ्लड के असेसमेंट के ऊपर, डैमेज के ऊपर, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी भेज दिया गया, पेश किया है और उसमें मतलब असम सरकार की तरफ से जितने भी नुकसान हुए हैं उसमें लगभग 2300 करोड़ के नुकसान हुए हैं, उसके ऊपर भी एक कंपनसेशन के लिए मांग की गई है। तो अभी देखते हैं, फिलहाल जो टीम देखेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसके बाद ही फाइनल रिपोर्ट लिया होगा, फाइनल रिपोर्ट का डिसीजन लेंगे। उसके बाद उस हिसाब से ही उस मुताबिक से ही कंपनसेशन की जो फाइनल ये है वो ठीक करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 6 सदस्यीय जो केंद्रीय टीम है असम का दौरा कर रही है, 3 दिनों का उनका दौरा है, जिस दौरान वो राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो बाढ़ प्रभावित रहे हैं उनका दौरा करेगी और आकलन करेगी। वहीं जम्मू संभाग के कई जिलों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण राजौरी जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जगहों ढांचों को नुकसान पहुंचने की सूचनाएं हैं। सड़कों पर भी भारी जल भराव हो गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने कल भी कई इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं आज नौशेरा के श्री गुफवाड़ा अनंतनाग में बादल फट गया, हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। वहीं पुंछ के मस्तंद्रा में भी बादल फटा है, जिसमें 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मानसून लगातार सक्रिय है। प्रदेश में अब तक औसत बारिश से सिर्फ 5% कम बारिश हुई है। प्रदेश के 22 जिलों में सामान्य बारिश हो चुकी है, जबकि 3 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। हालांकि 8 जिले ऐसे हैं जहां अभी सामान्य से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिन में पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बाड़मेर और जैसलमेर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के 750 बांधों में से 70 पूरी तरह भर गए हैं और 400 से ज्यादा बांधों में पानी लगातार भर रहा है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी भी उफान पर है। और राजस्थान में क्या है बारिश और बाढ़ की स्थिति, इसको लेकर हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी, कौन कौन से राजस्थान के इलाके हैं जहां पे ज्यादा बारिश हुई है, जल भराव या इस तरह की समस्या देखी जा रही है? बिल्कुल ओपी, जैसा आपने बताया कि आज से 10 से 15 दिन पहले राजस्थान में एक चिंता की बात थी कि जो मानसून है वो धीरे धीरे सक्रिय हो रहा था, तो लोगों की और जो किसान है उनको चिंता होती कि इस मौसम में कितनी बारिश हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन पिछले 10 दिनों में जो जितनी चिंता थी, जो पूरा कोटा लगभग आज से 16 अगस्त को लगभग 19% बारिश कम हुई थी राजस्थान में, लेकिन अभी वो 10 दिन में सारा कोटा पूरा हो गया। अभी सिर्फ जो औसत बारिश है उससे 5% कम ही बारिश राजस्थान में है। लगभग 95% अपना बारिश राजस्थान में हो चुकी है। इसके अलावा वो भी जो कोटा और धौलपुर वाला एरिया है जहाँ चंबल नदी बहती है, वहां पर पानी छोड़ने के कारण जो धौलपुर जिले में लगभग 70 के आसपास गांव में जहाँ उनको अलर्ट किया गया है, क्योंकि उसमें जो चंबल है वो खतरे के निशान से लगभग 1-1.5 मीटर ऊपर बह रही है। तो वहाँ जो जिला प्रशासन है लगातार उस पर निगरानी कर रहा है और SDRF टीम को वहाँ अलर्ट किया हुआ है। इसके अलावा अगर पिछले 3-4 दिन की बात करें तो दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में लगातार बारिश हो रही थी, जिससे
जो बांसवाड़ा और ये पूरा बेल्ट है वहाँ खूब जम के बारिश हुई और माही डैम में 8 से 10 जो गेट है उनको खोलकर पानी की निकासी की गई। मौसम विभाग ने बताया कि जो लो प्रेशर सिस्टम है वो धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की तरफ खिसक रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में बाड़मेर और जैसलमेर में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जो जालोर है और जोधपुर है वहां भी येलो अलर्ट जारी किया है। वहां भी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन में अच्छी बारिश हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के मुरारी आपको यहीं पे रोकना पड़ेगा, मैं समय के हमारे पास कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों और अपडेट्स के लिए। तो निश्चित तौर पर राजस्थान में जो स्थिति हम कोटा धौलपुर के आसपास के इलाकों में देख रहे थे वो स्थिति पश्चिम की ओर बढ़ती जा रही है, बाड़मेर और जैसलमेर जोधपुर के इलाकों में। आगे बढ़ते हैं और देश का अधिकतर राज्य बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। गुजरात के 33 जिले में पिछले 10 दिनों से बारिश हो रही है और अब तक सीजन में 107% बारिश हो चुकी है। कई राज्यों में 4 से 9 इंच तक की बारिश हुई है। कच्छ जिले के अबदासा विस्तार में 9 इंच बारिश होने से वहां पे घरों तक पानी घुस गया है। वहीं जूनागढ़ विस्तार में कई गांवों में से संपर्क टूट गया है, जिससे लोग मुसीबत में आ गए हैं। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें लगातार उनकी मदद के लिए पहुंच रही हैं। और हमारे साथ हमारी संवाददाता गुजरात से जुड़ रही हैं सुमन, हम जान रहे हैं किस तरह से लगातार कुछ इलाकों में लगातार बारिश हुई है। सुरेंद्रनगर जैसे इलाके, मेहसाना, कच्छ जैसे इलाके, राजकोट जैसे इलाकों में भी हमने देखा है। अब इस समय क्या स्थिति है? क्या बारिश का सिलसिला थमा है? क्या इस वक्त मौसम विभाग कह रहा है आगे के लिए? लगता है हमारे संवाददाता सुमन, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी वजहों से। हम आगे बढ़ते हैं, संपर्क करने की कोशिश करेंगे बाद में। बिहार की चर्चा कर लेते हैं। बाढ़ के मोर्चे पर बिहार से राहत की खबर है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन 16 जिलों में 130 ब्लॉकों की 1333 पंचायतें अभी भी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रही हैं। मौजूदा बाढ़ के कहर में 27 लोगों की जान चली गई है। 174 सामुदायिक रसोई घरों के माध्यम से 1,38,000 परिवारों को भोजन दिया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक नेपाल में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। इससे बिहार में इन नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। बेगूसराय जिले के भगवानपुर ब्लॉक में बालान नदी का तटबंध अभी भी बना हुआ है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्डिंग के मलबे से अब तक 16 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 2 दिन बाद भी राहत और बचाव कार्य अभियान जारी है। अब तक 7 पुरुष और 9 महिलाओं के शव बरामद हुए हैं। एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। एक 4 साल के बच्चे को 19 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाला गया। हालांकि उसकी मां की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने जब मलबे के अंदर बच्चे को ढूंढा तो वो अपनी मां के पेट पर बैठा हुआ था। मां ने उसे अपनी छाती से ऐसे लगाया हुआ था कि उसके जिगर के टुकड़े को कोई आंच न आए, भले ही उसकी जान चली जाए। बच्चे के 2 भाई बहन भी हादसे का शिकार हो गए। इमारत करीब 7 साल पुरानी बताई जा रही है। कमजोर ढांचे को इमारत के ढहने का कारण माना जा रहा है। बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र सरकार हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। देश के 6 केंद्र शासित प्रदेशों में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो गया है। अब महज 30 सेकंड के अंदर ही हेल्थ आईडी बन जाएगी। डीडी न्यूज के संवाददाता नितिन सिंह से खास बातचीत में आयुष्मान भारत के सीईओ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 6 केंद्र शासित राज्य में लागू हो चुका। क्या है ये मिशन? हमारे साथ हैं आयुष्मान भारत के सीईओ डॉक्टर इंदुभूषण। सर, ये
कार्यक्रम क्या है और आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा? आईटी और डिजिटल हेल्थ के सामर्थ्य से आपके रिकॉर्ड्स को कैसे सुरक्षित रखा जाए, जितने सारे रिकॉर्ड्स आपके क्रिएट हुए हैं उनको कैसे एक तरह से इकट्ठा किया जाए और उसका उपयोग आपकी चिकित्सा में हो, उसका उपयोग इस प्रकार से हो कि वो आपके कंसेंट से हो और उसका उपयोग नीति बनाने में और रिसर्च में भी हो, ये उद्देश्य है। लोग ये जानना चाहते हैं कि हम आईडी कैसे क्रिएट करेंगे? आईडी क्रिएट करना बहुत सरल है, 30 सेकंड के अंदर आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने बस ये जो 6 यूटीज़ हैं जो आपने बताए वहाँ पे खोला है, तो मोबाइल ऐप है उससे कर सकते हैं आप, वेबसाइट है, पोर्टल है उससे कर सकते हैं, या किसी अस्पताल में जो हमारे पास रजिस्टर्ड है वहाँ जाएंगे तो वहाँ बना देगा। तो हमने इस मिशन में सिक्योरिटी और प्राइवेसी बाय डिज़ाइन रखा है, तो जो हमारा डेटा है वो बहुत ही सिक्योर सर्वर्स में रहेगा। जब तक आप कंसेंट नहीं देंगे तब तक डेटा शेयर नहीं होगा। क्या कोई व्यक्ति अगर दूर दराज में कोई डॉक्टर है या अस्पताल है, तो हम मान लिया यहाँ दिल्ली से बैठे किसी डॉक्टर को जानते हैं कि कोई पटना में अच्छा डॉक्टर, उसे दिखा सकते हैं, ये भी सुविधा होगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये तो कर ही सकते हैं कि क्योंकि अब तो डिजिटल रिकॉर्ड को तो मूव करने में स्थान कहाँ पे हैं आप उसकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भी दूसरे चरण में हम इसमें टेलीमेडिसिन का प्रावधान भी करेंगे, जिससे कि अगर आपको ऐसे डॉक्टर से संपर्क करना है, कंसल्ट करना है जो वहाँ पे नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला, हेल्थ सेक्टर में पूरा डिजिटल हो जाएगा। आपको अपने जो मोटी मोटी फाइलें लेकर के अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। कैमरामैन कुलदीप के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बात कोरोना वायरस के संक्रमण की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की दर, उसमें लगातार सुधार हो रहा है। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 76.30% तक पहुंच गई है। कोरोना से अब तक कुल 24,67,758 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 63,173 मरीज ठीक हुए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समुचित प्रयासों से ऐसा संभव हो पाया है। ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की रणनीति सफल रही है। वहीं कोरोना से हो रहे मौत में भी गिरावट आई है। वर्तमान में मृत्यु दर 1.84% है। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 7,07,267 है। वहीं पिछले 24 घंटों में देश में 8,23,992 कोविड नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही कुल 3,76,51,512 सैंपलों की अब तक जांच हो चुकी है। और अब खबर केरल से है। केरल के तिरुवनंतपुरम में सचिवालय में आग लगने की घटना को लेकर कांग्रेस बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। आरोप लगाया गया है कि सोना तस्करी मामले की फाइलों को जलाने के लिए आग को षड्यंत्र के तहत लगाया गया। घटना की जांच के लिए प्रमुख सचिव ने एक समिति का गठन किया है। आपदा प्रबंधन आयुक्त डॉक्टर कौशिक की अगुवाई में एक अलग टीम को आग के पीछे के वास्तविक कारणों की जांच के लिए नियुक्त किया गया है। अपराध शाखा के अधिकारियों की टीम को भी मामले की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार ने जांच दल को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। केरल सचिवालय के उत्तरी ब्लॉक स्थित प्रोटोकॉल विभाग में मंगलवार की शाम को आग लगी थी। आज महिला समानता दिवस है। साल 1920 में अमेरिकी संविधान में 19वें संशोधन को स्वीकार किए जाने के अवसर पर हर साल ये दिन मनाया जाता है। इस संशोधन का मकसद महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करना था, जो उस वक्त अमेरिकी महिलाओं के पास नहीं था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि महिला समानता दिवस के मौके पर महिलाओं को शुभकामनाएं। मैं उनके अदम्य साहस को नमन करता हूं। सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, समाज में उनके लिए समानता, योगदान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। अब
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद जवान मनीष विश्वकर्मा कारपेंटर को आज भोपाल में पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मनीष विश्वकर्मा पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। भोपाल के 3EME सेंटर हॉस्पिटल परिसर में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि शहीद जवान के पैतृक कस्बे कुजनेर में उनकी प्रतिमा की स्थापना और किसी संस्था का नाम शहीद के नाम पर किया जाएगा। शहीद मनीष का पार्थिव शरीर जम्मू कश्मीर के से कल रात भोपाल लाया गया। अब राजगढ़ जिले के उनके पैतृक कस्बे कुजनेर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक को नीति आयोग ने मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसमें श्रम मंत्रालय भी लोगों के रोजगार और पेंशन के लिए लगा हुआ है। श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजय तिवारी ने 2 दिन का सेवापुरी का दौरा किया, जिनसे डीडी न्यूज ने खास बातचीत की। नीति आयोग ने वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक को मॉडल ब्लॉक के रूप में डेवलप करने का संकल्प लिया है। इसमें केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं और मंत्रालय जुड़े हुए हैं जो सेवापुरी ब्लॉक को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में ही श्रम मंत्रालय, जिसकी योजनाएं गांवों के लिए हैं, रोजगार के लिए हैं, उनकी देखरेख जो संयुक्त सचिव कर रहे हैं सेवापुरी ब्लॉक के लिए, काशी के 2 दिन के दौरे पर हैं। ये हैं अजय तिवारी जी। क्या आपको दिखाई दे रहा है भविष्य सेवापुरी ब्लॉक का और गाँव में रहने वाले लोगों? 2 जगहों पे हम गए, गुराई में गए और पुरंदरपुर में गए। हमारे श्रम मंत्रालय की तरफ से जो एक स्कीम चलाई जा रही है वो वृद्धावस्था पेंशन के लिए, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। ये योजना पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने कर कमलों से इसका अनावरण किया था और इस पेंशन से जो लाभ मिलने वाला है वो असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, जो गरीब तबके के हैं, जैसे कि रेडी पटरी वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, छोटी दुकान लगाने वाले हैं, घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, या यहाँ तक कि जो आशा कर्मी हैं और सहायिकाएं हैं, जो ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो कि 90% हमारे देश में इस तरह के लोग हैं, इनके लिए ये पेंशन योजना चलाई जा रही है। सारे के सारे जो भी लाभ लेना चाहें, ये एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है और इसमें चूँकि अपना अंशदान भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन इससे वृद्धावस्था सुरक्षित हो जाती है और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको इसका लाभ मिले और किस तरह से हम इसको मोबिलाइज करें। इसके लिए कल हम सेवापुरी ब्लॉक जाकर देख के आए हैं और हमने देखा है लोगों में बड़ा उत्साह है और इस स्कीम को ज्वाइन करने में, और जैसे जैसे हमारे ब्लॉक के अधिकारीगण जिस तरह से समझा रहे हैं, लोगों में उत्साह उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जो हमने टारगेट लिया है वो टारगेट मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही हम पार कर जाएंगे। लोगों को इसमें जोड़ने में, लोगों को इसमें लाभ देने में हम निश्चित ही सफल होंगे। प्रधानमंत्री पेंशन की जो योजना है, स्कीम है, इसका लाभ असंगठित मजदूरों को और खासतौर से सेवापुरी ब्लॉक में जिस तरह से सरकारी सिस्टम काम कर रहा है, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं तिवारी जी कि सारे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर एलकेश सिंह गौतम, डीडी न्यूज़। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। और विश्व प्राइम में सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की। और अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से साल 2020 का नेशनल कन्वेंशन शुरू हो चुका है। कन्वेंशन के दूसरे दिन आज अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के बच्चे एरिक और टिफनी भी इस दौरान कन्वेंशन को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि इस बार बतौर विदेश मंत्री पॉम्पियो के संबोधन का कार्यक्रम परंपरा से हटकर रखा गया है। ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों ने 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक वीडियो बैठक में भाग लिया। चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
जियो याकिंग ने कहा है कि ब्रिक्स के साथ व्यवहारिक सहयोग मजबूत करने के लिए उनका देश चीन में ब्रिक्स नवाचार मंच की स्थापना पर सक्रियता से विचार कर रहा है। ये वीडियो बैठक ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की अगले महीने के आरंभ में प्रस्तावित बैठक से पहले हुई है, जो ब्रिक्स के मौजूदा अध्यक्ष रूस द्वारा आयोजित की जाएगी। तो ब्रिक्स हम जानते हैं किस तरह से इसमें भारत, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका मिलकर तमाम विकास के जो मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार आगे बढ़ती रही है। अलग अलग क्षेत्रों में इन देशों का आपस में सहयोग है और अब आने वाले वक्त में चाहे 5G की बात करें, जो आने वाले वक्त में टेलीकॉम सेक्टर की एक नई ऊर्जा के तौर पे सामने आ रही है, और इसके अलावा AI या कहें कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी भूमिका बढ़ने जा रही है हर क्षेत्र में, उसको लेकर ब्रिक्स देशों के बीच में यह सहयोग निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और इसको लेकर जो बैठक हुई है उसमें साफ तौर पर चीन इस बात को कह रहा है कि एक नवाचार मंच की स्थापना वो करने जा रहा है। और अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें। और खेल प्राइम के साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला मौजूद हैं। मुकेश, अब आपके पास। बिल्कुल, अब आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे मुकेश। खेल की खबरों को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं, और इन खबरों को अगर आगे बढ़ाएं तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। एंडरसन ने ये सफलता पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हासिल की, साथ ही इंग्लैंड ने ये सीरीज 1-0 से जीत ली है। जेम्स एंडरसन ने 600 विकेट के हॉल को पूरा किया। एंडरसन ने ये सफलता लेकिन एंडरसन के 600 विकेट इंग्लैंड के लिए मंगलवार का दिन दोहरी कामयाबी वाला रहा। एक तरफ टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज को 1-0 से जीत लिया, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 600 विकेट के हॉल को पूरा किया। एंडरसन ने ये सफलता पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली का विकेट चटकाकर हासिल की। तीसरा टेस्ट भले ही ड्रॉ रहा, लेकिन एंडरसन के 600 विकेट के कारनामे ने इंग्लिश टीम को जश्न मनाने का एक और मौका दे दिया। एंडरसन इंग्लैंड के ऐसे पहले गेंदबाज बन गए हैं जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में एंडरसन से पहले 3 ऐसे बॉलर्स रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट के सबसे पुराने फॉर्मेट में 600 से अधिक विकेट लेने का करिश्मा किया है। एंडरसन से पहले टेस्ट में 600 से ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन, ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर शेन वॉर्न और भारत के सबसे सफल स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले हैं। मुरलीधरन ने 133 टेस्ट मैचों में 800 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी ओर शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट झटके हैं। इसके साथ ही इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अनिल कुंबले का नाम है। कुंबले ने अपने टेस्ट करियर के 132 मुकाबलों में 619 विकेट हासिल किए हैं, यानी 600 के क्लब में अब तक स्पिनरों का ही बोलबाला था, लेकिन एंडरसन की एंट्री ने इस तिलिस्म को तोड़ दिया है। एंडरसन के टेस्ट करियर की बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए 156 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 600 विकेट लिए हैं। इसी दौरान जेम्स एंडरसन ने टेस्ट मैच की एक पारी में 29 बार 5 विकेट हासिल किए हैं। तो कुल मिलाकर एंडरसन एक्सप्रेस ने स्पिनिंग हॉल्ट के दबदबे को खत्म कर अपने सफर को क्रिकेटिंग पिच के ट्रैक पर और तेजी से आगे बढ़ा दिया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इस तरह से आप देख रहे थे कि किस तरह से एंडरसन ने 600 विकेट का आंकड़ा छुआ है। हम आगे भी बात करेंगे, मेसी की बात कर लेते हैं और आगे चलते हैं मेसी की खबर पर। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लायनल मेसी जल्द ही बार्सिलोना क्लब को अलविदा कह सकते हैं। मेसी ने क्लब के अधिकारियों को भेजे गए एक पत्र में बार्सिलोना को छोड़ने की इच्छा जताई है। माना जा रहा है कि हाल ही में हुई चैंपियंस लीग में बार्सिलोना की बायर्न म्यूनिख के हाथों हुई करारी हार के बाद मेसी ने यह कदम उठाया।
2 दशक के शानदार करियर, दर्जनों खिताब, सैकड़ों गोल और अनगिनत रिकॉर्ड के बाद बार्सिलोना में लायनल मेसी का शानदार करियर अचानक खत्म हो सकता है। मेसी ने बार्सिलोना से कहा है कि वह क्लब में लगभग 2 दशकों के बाद उसे छोड़ना चाहते हैं। माना जा रहा है चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख के हाथों बेहद अपमानजनक हार के बाद मेसी ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं। बार्सिलोना का ये सीजन बेहद खराब रहा। उसे बायर्न म्यूनिख ने चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में 8-2 से करारी शिकस्त दी थी और इसी के साथ उनका सीजन भी खत्म हो गया था। मेसी ने 13 साल की उम्र में बार्सिलोना की अकादमी ज्वाइन की थी और 16 साल की उम्र में बार्सिलोना के प्रमुख क्लब से जुड़े थे। बार्सिलोना ने कहा है कि मेसी ने क्लब छोड़ने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए एक दस्तावेज भेजा है। बार्सिलोना ने कहा कि मेसी के जरिए भेजे गए दस्तावेज ने एक खंड का संदर्भ दिया है जिससे उन्हें सीजन के अंत में मुफ्त में जाने की अनुमति मिलती है। हालांकि क्लब ने कहा है कि उस खंड को चालू करने की समय सीमा जून में समाप्त हो गई थी और यहां कानूनी सलाह लेनी चाहिए। मेसी के अनुबंध में 700 मिलियन यूरो की खरीद का क्लॉज भी शामिल है। 33 वर्षीय मेसी ने बार्सिलोना में अपने समय के दौरान विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों के रूप में रिकॉर्ड 6 बैलन d'Or पुरस्कार जीते और क्लब को 10 स्पेनिश लीग खिताब और 4 चैंपियंस लीग ट्रॉफी जिताने में मदद की। स्पेनिश सत्र आमतौर पर मई में समाप्त हो जाता है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बार इसे आगे तक खींचा गया था। मेसी ने इस सत्र में बार्सिलोना के कुछ फैसलों पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने क्लब के खेल निदेशक एरिक एबिडाल की आलोचना भी की थी, जिन्होंने पिछले सप्ताह क्लब छोड़ दिया था। मेसी बायर्न के हाथों हार के बाद से ही चुप थे, जिससे उनके भविष्य को लेकर कयास लगने लगे थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो मेसी पर और जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़े हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। तापस, एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं लायनल मेसी और जिस तरह से उन्होंने अभी ये अपनी पेशकश की है, तो कहीं ना कहीं उनके जो फैंस है वो बहुत निराश हो रहे होंगे। बिल्कुल मुकेश, आपने सही कहा कि जो फैंस है बहुत निराश है। इनफैक्ट कल रात से ही बार्सिलोना न्यू कैंप के स्टेडियम के बाहर और बार्सिलोना के जो ऑफिस के बाहर फैंस का धरना, एक तरह से स्लोगन वो एक के बाद एक दिए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट को हटाने की मांग कर रहे हैं, बार्सिलोना के प्रेसिडेंट को, और कह रहे हैं कि मेसी को जाने ना दिया जाए। तो जो फैंस का लगाव है मेसी के साथ, एक 2 दशक का करीब 2 दशक से इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। जो एकेडमी में थे, उसके बाद जब उन्होंने 16 साल की उम्र में एंट्री की मेन टीम में, उसके बाद से इस टीम के साथ बार्सिलोना की टीम की बात करें तो मेसी की बात हमेशा की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक जो फैंस हैं उनको एक झटका लगा है। बहुत सारे लोग तो ये मानने को तैयार नहीं थे। तो बिल्कुल तपस, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और बात करेंगे, आगे भी पूरे टाइम में देखेंगे और मेसी की इस खबर पर देखेंगे कितनी जल्दी वो फैसला लेते हैं और एक्सेप्टेंस कितनी होती है बार्सिलोना के द्वारा। फिलहाल खेल प्राइम में इतना, आगे की खबरों के लिए चलते हैं प्रकाश के पास। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। हर साल जम्मू संभाग में लाखों करोड़ों पर्यटक आते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जम्मू से होकर तो जरूर गुजरते हैं, लेकिन जम्मू के पर्यटन स्थलों का दशकों से सुविधाओं के अभाव के कारण पूरा लुत्फ नहीं उठा पाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जम्मू के पर्यटन स्थलों को सैलानियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। देखिए जम्मू से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट। तवी नदी के किनारे बसा जम्मू शहर अपनी खूबसूरती, संस्कृति और यहाँ के प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। अब यहाँ आने जाने वाले सैलानियों को खास ध्यान में रखते हुए पर्यटक स्थलों को विशेष सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये रोपवे, जो यहाँ के 3 प्राचीनतम मंदिरों को कनेक्ट करता है। इस रोपवे के जरिए श्रद्धालु महामाया मंदिर, बावे वाली माता यानी काली माता और भगवान शंकर की पिरखों मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से जो हमारा लोकल टूरिज़्म है या रिलीजियस टूरिज़्म है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, वैष्णो देवी के लिए आते हैं या जम्मू देखने के लिए आते हैं, वो इस रोपवे में ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे प्राचीन 3 मंदिर है, ये तीनों मंदिर को कनेक्ट करता है। इस रोपवे का निर्माण कार्य सितंबर 2016 में शुरू हुआ और महज 30 महीनों में ये बनकर तैयार है। तकरीबन 1668 मीटर लंबे इस रोपवे के 2 सेक्शन हैं। पहला
बेहको से महामाया मंदिर तक और दूसरा महामाया मंदिर से बाबे माता मंदिर तक। स्थानीय लोग इस रोपवे के बन जाने से काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है इस रोपवे से जहां एक और जम्मू में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरी तरफ लोकल बिजनेस को काफी फायदा होगा। बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। कुछ ऐसे यूथ है जो कुछ ट्रैवलर्स होते हैं जो कि रोपवेज पे नहीं जा सकते, उनको गाड़ियों से लेकर जा सकता है। एंड आफ्टर दैट मोर ओवर जम्मू की डेवलपमेंट है, हमारे डोगरास की डेवलपमेंट है और हमें खुशी है कि हमारे यहाँ पे भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो कि लग के अब चलना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे इधर लोकल को यही फ़ायदा है, टूरिस्ट का फ़ायदा है, टूरिज़्म का। ये जम्मू के लिए टूरिस्ट हब बन जाएगा और इसकी बहुत ही नीड थी जम्मू को कि कोई टूरिस्ट हब बन जाए। इस रोपवे के जरिए प्रति घंटे तकरीबन 400 सैलानी सफर कर सकते हैं, यानी प्रतिदिन 4000 से लेकर 6000 सैलानी इस खूबसूरत सफर का आनंद उठा सकते हैं। 27 जुलाई 2020 को इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हो चुका है और लेकिन कोविड के कारण जो है अभी इसे जनता के लिए नहीं खोला गया है, सैलानियों के लिए नहीं खोला गया है। उम्मीद की जा रही है जब इसे शुरू कर दिया जाएगा तो उसके बाद से यहाँ पे सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ आएगी और इससे जम्मू के लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी होगा। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, जम्मू। और गुजरात के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण जहां कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, वहीं कुछ ऐसे दृश्य भी हैं जो आंखों को सुकून देते हैं। हम बात कर रहे हैं उस वीडियो की जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम ने बारिश के बीच मोढेरा के सूर्य मंदिर का बेहद खूबसूरत दृश्य लोगों से साझा किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि मोढेरा का प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर बारिश के इस मौसम में बेहद शानदार दिख रहा है। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले के पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। ये मंदिर शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है और इस मंदिर परिसर के मुख्य 3 भाग हैं: गूढ़ मंडपम, सभा मंडपम और कुंड है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।